सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने अपने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से डिक्लेयर किया है कि एमपीपीएससी मेंस 2023 के जो एग्ज़ाम डेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है और इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि जो एग्ज़ाम है वो पूर्व घोषित दिनांक 11 मार्च 2024 से लेके 16 मार्च 2024 के बीच में कराया जाएगा। ये एमपीपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा है और साथ में आप लोगों को समस्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ किया है कि भैया इस कैलेंडर में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि एमपीपीएससी ने एक और चीज़ कही है कि 6 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया था और उस कैलेंडर के माध्यम से हमने डिसाइड किया है कि ये जो पूर्व परीक्षा का तिथि का उल्लेख किया गया था उसी के माध्यम से करेंगे। तो बेसिकली एमपीपीएससी आपको ये कहना चाहती है कि आपके इस एग्ज़ाम मार्च के एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अक्टूबर में ऑलरेडी दे दिया गया था कि इस दिन बेसिकली एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब एमपीएससी कहना चाहती है कि जब हमने अक्टूबर में डिक्लेयर किया था, मतलब आपको कितने महीने का टाइम दिया था हम लोगों ने? अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेसिकली आपको हम लोगों ने 5 महीने का टाइम पहले से दे रखा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इस दिन बेसिकली हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे। तो एमपीपीएससी इसमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि भाई हमने तुम्हें 5 महीने का टाइम दिया था, इसलिए बहुत टाइम तुम्हें दिया था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, जो पहले कई बार से मेंस दे रखे हैं, उनको तो ये है कि उनको एटलीस्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रखा है, उनको सिलेबस की बारीकियां भी लगभग पता है। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो पहली बार मेंस दे रहे होंगे या जिन्होंने तैयारी अपनी बहुत पहले शुरू ना की होगी, तो यहाँ पर एमपीपीएससी को भी चाहिए कि दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए, दोनों को पर्याप्त समय देना चाहिए अपने कैलेंडर को जारी करने के बीच में और एग्ज़ाम के बीच में, है ना। कैलेंडर और एग्ज़ाम के बीच में पर्याप्त टाइम देना चाहिए। यदि एमपीपीएससी यहाँ पर यूपीएससी से भी हल्का सीख लेती तो शायद एमपीपीएससी के अधिकारियों को समझ में आ जाता कि कैलेंडर बनाया कैसे जाता है। मैं आपको इसकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ। देखो, यूपीएससी कैलेंडर आप देखो, ये कैलेंडर जारी हुआ 2024 का कब? 10 मई 2023 को। मतलब यूपीएससी कैलेंडर कब जारी होता है? 10 मई 2023 को। 2024 का कैलेंडर जारी हो गया। एग्ज़ाम कब करा रहा है यूपीएससी? अब देखो, एमपीपीएससी वाले 5 महीने का टाइम मेंस में दे दिए तो कितने खुश महसूस कर रहे हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है कब? 26 मई 2024 को। मतलब कैलेंडर आया 10 मई 2023 को और 26 मई 2024 को यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम और कैलेंडर की डेट में लगभग 1 साल का अंतर है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। पता नहीं एमपीपीएससी में कैसे कैसे अधिकारी बैठे हुए हैं और कहाँ से कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं। 20/9/2024 को मेंस हो रहा है। नाउ लुक एट इट, 20/9/24 को मेंस हो रहा है। 10 मई 2023 को कैलेंडर आता है और 20/9/2024 को मेंस होता है। इन दोनों में लगभग लगभग 1.5 साल का अंतर दिया जाता है। मतलब कैलेंडर जारी होने के बाद और मेंस के एग्जाम में लगभग 1.5 साल का अंतर दिया जाता है और एमपीपीएससी वाले 5 महीने का अंतर देके बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा काम किया है। सच में लोगों की आंख से खून के आंसू आ जाने चाहिए एमपीपीएससी की सुधारता को देख के। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को सोचना चाहिए था कि साहब जब कैलेंडर बना रहे हो, मतलब आपसे, आपकी कंडीशन ये है कि आपसे एक एग्ज़ाम में ढंग से पेपर नहीं बनाया जाता है और अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी जो रेजिडिटी है कि उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लें कि आप 10-5 दिन उसमें आगे बढ़ा दें तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो जाएं। उतना आपसे नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी को नहीं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज भी आपको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश में वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं। हम सभी लोग यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। यूपीएससी भी यदि कैलेंडर जारी करता है और एग्ज़ाम लेता है तो उसमें 1 साल का फ़र्क रखता है और मेंस का जब एग्ज़ाम लेता है उसमें लगभग 1 साल 4 महीने का फ़र्क रखता है। तो आप उससे इतना मोटिवेशन तो ले सकते हो कि प्रीलिम्स और कैलेंडर में भी पर्याप्त आपको डिफरेंस रखना चाहिए और साथ में मेंस और कैलेंडर जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उसे पर्याप्त डिफरेंस रखना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि एमपीपीएससी यहाँ पे अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रख रहा है बल्कि अपनी कठोरता दिखाना चाह रहा है कि भाई हम तो एक बार डिसीजन हमने कर लिया उसको हम बदलते नहीं हैं। आप वही पीएससी हैं जिन्होंने एक एक एग्ज़ाम की डेट को, डेंटल सर्जन का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है, उसको जाने कितनी बार पोस्टपोन किया। और तो आप इस तरह के रेजिडिटी की बात तो मत ही करिए कि नहीं नहीं हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं।
तो यहाँ पर एमपीपीएससी को भी और राज्य सरकार इन दोनों को चाहिए कि यहाँ पर अपने काम करने के तरीके को थोड़ी सुधार करें और थोड़ा सा जब डिसीजन लिया करें तो आसपास की चीज़ों को देख लिया करिए। यदि आपके पास ओपिनियन बनाने का पर्याप्त आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दुनिया भर की चीज़ों को रिसर्च करते रहते हैं, वही आपको ओपिनियन दे देंगे, उन्हीं से ओपिनियन आप ले लिया करिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप सोचिए, आप ऐसा पेपर सेट करते हो जिसमें 81 क्वेश्चन कट ऑफ जाते हैं। मतलब कितने शर्म की बात है कि एक पीएससी पेपर डिजाइन कर रहा है, उसमें कट ऑफ 80 पार चला जाता है, 80% के पार कट ऑफ चला जाता है। दैट इज अ वेरी बिग सरप्राइज। मतलब आसपास का कोई पीएससी में कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जा रहा है, बट आपके पेपर का स्टैंडर्ड ये रहता है कि आप इतना बड़ा कट ऑफ आपके डिजाइन होने के बाद बनता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पीएससी को अपने स्टैंडर्ड में और साथ में अपने काम करने की शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। बीते कुछ सालों से हमने देखा है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। 87-13 का फार्मूला लगा दिया आपने। कौन से हिसाब से आपने 87-13 का फार्मूला लगा दिया? 13% सीटों को होल्ड में डाल दिया। आप खुद ही सजेशन दे रहे हो कि हाँ 87-13 कर दो। कौन से नियम के अकॉर्डिंग आपने 87-13 कर दिया? और कमाल की बात यह है कि इसी के हिसाब से आप सारे रिजल्ट जारी कर रहे हो। 13% सीटें होल्ड में डाल दी। जिन लोगों का नाम उस 13% की लिस्ट में है, वो उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे बेहतर ये कि बंदे का सिलेक्शन ही नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को अपने काम करने की शैली में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कठोरता इसलिए दिखा रहे हो कि हमें कर दिए तो बाद में कल को लोग और प्रेशराइज हमें करेंगे, है ना। अपनी मर्जी से हम कुछ भी करते रहें, लेकिन सामने वाले कहने पे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये माना जाएगा कि हम प्रेशर में दब गए, है ना। प्रेशर में दबने की बात नहीं है, आप कोई हमारे दुश्मन थोड़ी हो, आप हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस हो। हमारे देश के जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं तो आपकी सैलरी आती है। अगर हम टैक्स पे करते हैं तो आपकी सैलरी आती है, तो हमारी जो मांगे हैं उसको सुनना आपका नैतिक दायित्व है। आप कोई लॉर्ड साहब थोड़ी हैं, आप जनता के सेवक हैं। आपका नाम लोक सेवक आयोग है, लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको पर्याप्त मौका दिया जाए कि हर किसी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको भी पर्याप्त इतना मौका मिले कि वो एग्ज़ाम की प्रॉपर तरीके से टाइम बाउंड मैनर पर तैयारी कर सके। ऐसा भी ना हो कि नहीं तैयारी करने का हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। 5 महीने में मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है, आप ऐसी बातें करते हो, इस तरह से आप डिज़ाइन करते हो। एनीवे, कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन ये बात सच है कि एग्ज़ाम अब तो मार्च में ही होगा। और मुझे ये भी पता है कि शायद वीडियो हमारा एमपीपीएससी नहीं देख पाएगा, दैट्स पॉसिबिलिटी, हो सकता है उसके अधिकारी देख लेंगे। तो फ्यूचर में जब आप कैलेंडर डिज़ाइन करना तो इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान रखना कि यूपीएससी का कैलेंडर भी जाके एक बार देख लिया करो आप, और उसकी भी डेट देख लिया करो कि किस दिन रिलीज़ होता है। और ये भी आप देख लिया करो कि यूपीएससी कैलेंडर बार बार चेंज नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेके आइए, एंड आई होप सो कि आने वाले कल में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कई सारे फैक्टरों को कंसिडर करके लिए जाएंगे। एक अच्छा डिसीजन वही माना जाता है जो कई सारे फैक्टर को कंसिडर करके लिया जाए, है ना। एनीवे, हमारे सभी फ्रेंड्स को जो एमपीपीएससी मेंस देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी वक्त बचा हुआ है अपने आप को रिऑर्गेनाइज करिए और प्रॉपर आंसर राइटिंग को कंसिस्टेंटली करिए, जिससे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। आप सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट।